What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टार लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। काफी शानदार बात बोली गई है, आप लोग इसको अपनी लाइफ से भी कोरिलेट कर पाओगे। यहाँ पर देखिए, कोई भी इंसान आज के डेट में ना धैर्य रखना पसंद नहीं करता है। जो भी चीज चाहिए उसको इमीडिएटली चाहिए। यहाँ पर बोला गया है कि आप लोगों को वेट करना सीखना चाहिए, आप लोगों को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज के लिए लाइफ में आप लोगों को टाइम मिलने वाला है। आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जब खाने का टाइम होता है सो रहे होते हैं, जब सोने का टाइम होता है रात को उठकर खा रहे होते हैं। इसी तरीके से जब खेलने का टाइम होता है उस टाइम पर मूवी देख रहे होते हैं, जब मूवी देखने का टाइम होता है उस टाइम पर पढ़ रहे होते हैं, जब पढ़ने का टाइम होता है उस टाइम पर लूडो खेल रहे होते हैं। ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जैसा मैंने आप लोगों को कल भी बोला था, लूडो जो है वो एक तरीके से नेशनल गेम घोषित कर देना चाहिए, जिस तादाद पर आज के डेट में लोग इसको खेल रहे हैं। मतलब ऐसा भी है कि घर घर बैठे बैठे ऑनलाइन चल रहा है, एक इधर बैठा है दूसरा वहां पर बैठा है। मतलब तमाम 4-4 5-5 घंटे तक जो है ये चीजें चल रही हैं। यानी कि टाइम का कुछ यूटिलाइजेशन करना कैसे, ये इंसान को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है यहाँ पर आज के डेट में, कि इंसान का जो है ना पेशेंस खत्म होता जा रहा है। हर एक चीज उसको इमीडिएटली चाहिए। आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। तो इसीलिए अगर जिस इंसान के अंदर स्टार्टिंग में पेशेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा ना, वो इंसान हमेशा लाइफ में एक सही पोजीशन पर आप लोगों को आगे चलकर नजर आएगा। तो इसलिए कोशिश करो कि हाँ, सही टाइम पर सही काम करो, सही टाइम पर उठो, सही टाइम पर सो। जब खेलने का टाइम है खेलो, जब पढ़ने का टाइम है पढ़ो। तो ये चीजें आप लोग अगर एक बार लाइफ में पैटर्न में इंप्लीमेंट कर लोगे तो ये ऐसी चीज नहीं है कि अभी आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी, ये ताउम्र आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है। सुबह उठने की आदत एक बार लाइफ में आप लोगों ने बना ली ना, ये ताउम्र आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जिसको सबसे शानदार तरीके से आप लोग इफेक्टिवली अच्छे कामों के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। शाम तक आते आते दुनिया भर का कूड़ा करकट माइंड में भर जाता है। कहीं कुछ हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी के साथ बहस हो गई, कुछ और कहीं जाना पड़ गया, किसी की डेथ हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ न्यूज सुन ली। ये सारी चीजें आप लोगों के माइंड में साइड में चलती रहती है। पर मॉर्निंग का टाइम एकदम फ्रेश होता है, तो सबसे शानदार टाइम होता है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करने का। तो ये चीजें सीखो, लाइफ को थोड़ा सा सही डायरेक्शन देकर चलना सीखो। फिर देखिए लाइफ जीने में भी मजा आएगा और आप लोग अपने अंदर से खुश भी फील करोगे और कंफर्टेबल एक तरीके से आप लोगों को लगेगा कि हाँ, लाइफ जो है वो सही डायरेक्शन में चल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसका मतलब ये कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका सॉल्यूशन आप लोग निकाल पाओगे अपने शांत हृदय से। जो भी आप लोगों का मन जो शांत रहेगा, दिल शांत रहेगा, तो चीजें आप लोग ढंग से कर पाओगे। आज का जो आप लोग का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये यहाँ पर निपिगोन लेक, तो जाकर मैप में नहीं हारेगा कहां पर ये लोकेटेड है, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए 1 मिनट में नजर डाल लेते हैं कोरोना वायरस के केसेस के ऊपर। ऑल ओवर वर्ल्ड में 44 लाख के करीब केस यहां पर हो चुके हैं आज की डेट में। टोटल मिलाकर लगभग 3 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जिनकी जान जा चुकी है। लगभग 16.5 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो इससे रिकवर हो चुके हैं। तो ये सारे जो केस हैं यहां पर, ये ऑल ओवर वर्ल्ड के केस है एक जगह। अगर आप लोग कंट्री वाइज देखोगे तो सबसे टॉप पर यूएसए चल रहा है यहां पर, जिसमें यहां पर लगभग 14,30,000 के करीब केस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं और 85,000 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। स्पेन के बारे में बात करें तो 2,71,000 के करीब केस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं और 27,000 के करीब जान जा चुकी है। यूके और इटली जो है जान जाने में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी जो कंट्री है वो है यूके, और तीसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी इटली। चौथे नंबर पर आप लोगों को नजर आएगा यहां पर स्पेन, और 5वें नंबर पर है फ्रांस। तो ये यूरोपियन कंट्री है यहां पर, जहां पर सबसे ज्यादा इस तरह की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। हमारी कंट्री जस्ट चाइना के नीचे है। आप लोग देखते हैं 78,000 के करीब केस हमारी कंट्री में आ चुके हैं और लगभग 2,500 से ज्यादा डेथ हमारी कंट्री में हो चुकी है। तो ये केस है हमारी कंट्री के, ये राज्य है जहां पर ये केसेस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो जिस भी राज्य से आप लोग बिलोंग करते हैं, अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि लॉकडाउन के बारे में अभी कुछ पता नहीं आगे चीजें कैसे लेकर चलनी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमारी कंट्री में कई सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं, उनके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा। बाकी अपना ध्यान आप लोग रखिए, जो भी चीजें हैं सैनिटाइजर वगैरह, मास्क वगैरह, वो चीजें आप लोग अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। सबसे पहले यहां पर के देख लेते हैं कौन से आर्टिकल हैं। सारे आर्टिकल मैक्सिमम यहां पर कोविड-19 से रिलेटेड है, खासकर जो अभी पैकेज निकल कर आया है हमारी कंट्री गवर्नमेंट के साइड से, उसके बारे में यहां पर डिस्कस किया जा रहा है। किस तरीके से इकोनॉमी को आगे लेकर चल सकते हैं, रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। जो मोदी जी के द्वारा जो स्पीच दी गई है उसके बारे में है। ये वाला जो भी फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा कल जो भी लिक्विडिटी यहां पर अनाउंस की गई है उसके बारे में है। फेड जो एक तरीके से आज के दिन में जो लोग एक तरीके से जिनकी डेथ हो रही है, समझ सकते हैं सबसे ज्यादा कौन है यहां पर, ये है माइग्रेंट वर्कर, और उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं दिया जा रहा है, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। ये आर्टिकल आज थोड़ा डिफरेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं। यहां पर कंपेयर किया जा रहा है आईएएस और इसी के साथ में आईआरएस के बारे में।
IRS जो होता है वो पर्टिकुलर फील्ड में आप लोग बोल सकते हैं इतने लंबे समय से काम करता है तो वो स्पेशलिस्ट बन जाता है। पर लेकिन IAS जो होता है वो जर्नलिस्ट होता है। इसके ऊपर आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, स्पेशलिस्ट वर्सेस जर्नलिस्ट, ठीक है। तो उसके बारे में भी आप लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया दूंगा। एक अच्छा पॉइंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगा, इंटरव्यू में भी आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फ्रीक्वेंटली। साइड में जो छोटा सा आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहा है कि पोस्ट कोविड-19 जो है लोगों की काफी आदत चेंज होने वाली है। जैसा मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि एक बार ऐसा होता था यहां पर जो कंडीशन कि लोग जो है फल फ्रूट्स अगर ले रहे हैं तो ये बोला जाता था कि वो बीमार आदमी के लिए किसी को लेकर जा रहे हैं, यानी कि फल फ्रूट्स खाने का मतलब ये होता था कि बीमार आदमी। आज के डेट में उसको मानते हैं कि हाँ सेहत का ध्यान रखने के लिए खाया जा रहा है। ये मोदी जी ने अपनी मन की बात में बोला था। इसी के साथ में जो मास्क है वो आने वाले टाइम में लगाना ऐसा हो जाएगा कि एक नॉर्मल बन जाएगा। जैसे आप लोग रनिंग करने जा रहे हैं मास्क लगा लीजिए, बाहर कहीं भी जा रहे हैं अपना मास्क यूज कीजिए, तो ये भी एक नॉर्मल यहां पर सेट होने वाला है। लोग जो है हाथ मिलाने से गले मिलने से डलेंगे, दूर से ही नमस्ते करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। ये भी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हैं जो आगे आने वाले चेंज होने वाली है। ये पर्सनल लेवल पर मूवी थिएटर में लोग जाना कम पसंद करेंगे एज कंपेयर टू घर पर देखना मूवी ज्यादा पसंद करेंगे। नेटफ्लिक्स यूट्यूब वाला ये जो मौसम है ये काफी अच्छे से आगे आने वाले टाइम में और भी अच्छे से बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि जैसे ही 5G टेक्नोलॉजी आएगी तो इंटरनेट और इजिली अवेलेबल आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो जितना ही इजिली अवेलेबल इंटरनेट होगा उतना ही आसानी से आप लोगों की जो लाइफ होगी वो सोचेंगे कि बाहर जाने से अच्छा है कि अच्छे से घर पे बैठकर अपना चीजों को देखें। तो इससे आप लोग लाइफ को अलग तरीके से एंजॉय करना स्टार्ट करोगे। मार्केट में सामान खरीदने से ज्यादा बेटर लोग प्रेफरेंस करेंगे कि घर पर ही ऑनलाइन सारा प्रोडक्ट मंगा लिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो एक्टिव लाइफ है वो पैसिव लाइफ में कन्वर्ट होगी। घर पर बैठकर काम करना ज्यादा पसंद किया जाएगा। जॉब भी ऐसी आगे आने वाले टाइम में देखने को ज्यादा मिलेंगी जिसमें जो लोग हैं आसानी से कहीं पर भी काम कर सकें। इस तरीके की चीज को भी ध्यान में रखकर चला जाएगा। जो कंट्री के ऊपर अलग कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी हुआ करती थी वो भी काफी कम होने वाली है। जिस तरीके से मोदी जी के द्वारा भी बोला गया है कि हमको अपने ही ऊपर डिपेंडेंट रहना है, अपनी ही कंट्री में सारी चीजें हम लोग को डेवलप करनी है। तो इस तरीके से दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी। कहने का मतलब ये मोटे मोटे तौर पर जो ग्लोबलाइजेशन वाला फील्ड था जो कि 1990s में हमारी कंट्री को जो ओपन किया गया था हमारी इकोनॉमी को, जिसमें LPG रिफॉर्म आए थे, तो वो LPG रिफॉर्म जो है यहां पर अब वो थोड़ा सा डाउन होते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। क्योंकि जैसे कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिली है तो अब यहां पर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी कम, जो जरूरी है बस उन्हीं चीजों के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी रहने वाली है। तो कई सारी चीजें यहां पर चेंज होने वाली है। तो ये कुछ बातें हैं, एक्स्ट्रा बातें मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी। आर्टिकल में इतनी चीजें नहीं है, कभी आर्टिकल में देखो और बोलो कि इसमें तो कुछ था ही नहीं ऐसा। तो यहां पर ये सारी एक्स्ट्रा चीजें बता दी मैंने। पर्सनल लेवल पर बता दिया, मार्केट लेवल पर क्या देखने को मिलेगा, ग्लोबलाइजेशन वाली साइड में क्या देखने को मिलेगा, कंट्री क्या करती है आप लोगों को नजर आएंगी। तो ये सारी सोसाइटी में क्या चेंज आगे नजर आएगा, तो वो चीजें मैंने आप लोगों को बताई यहां पर, ठीक है। कार्टून के बारे में नजर डालेंगे और डेटा पॉइंट है यहां पर ओबेसिटी के बारे में, उसके ऊपर भी हम लोग यहां पर नजर डालेंगे। सबसे पहले जो कार्टून आप लोग देखिए, हमारी कंट्री में आज के में जो गरीब हैं, बोला गया कि गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है इसके अंदर, जो कि यहां पर अभी 20 लाख करोड़ जो यहां पर अभी ये अनाउंस किए गए हैं। सबसे बड़ी बात क्या है यहां पर, जो यहां पर लगभग 10% बोला गया जीडीपी का, तो 10% जीडीपी का बोला गया, उसमें से जो खासकर ऐसा सेक्शन है जो कि माइग्रेंट वर्कर है, इधर उधर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं एक तरीके से। एंजॉय तो एक तरीके से होता है कि सारी चीजें मिलती रहें, तो उन लोगों की लाइफ के लिए कुछ भी प्रॉपर वे में इसमें अनाउंस नहीं किया गया है। किसके बारे में बात की जा रही है, मैंने आप लोगों को बताया था कि मोदी जी के द्वारा 20 लाख करोड़ का पैकेज देने की बात की गई है। ये 20 लाख का जो पैकेज होगा इसमें सेल्फ रिलायंस जो है वो सबसे ऊपर रखा गया है, जिसके चलते मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जैसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं और अच्छे लेवल पर। सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर है, जैसे तैसे देखिए ये यहाँ पर एक लटका हुआ है, दूसरा यहाँ पर लटका हुआ है और ये बच्ची को यहाँ पर खींच रहे हैं, एक औरत भी यहाँ पर ये ऊपर चढ़ा रखी है। तो इस तरीके से यहाँ पर दिखता है कैसे कैसे अपनी लाइफ को एक तरीके से काट रहे हैं। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पर बोला गया कि जो ये पैसा यहाँ पर लाया गया है इसमें इनके लिए कुछ नहीं रखा गया, जो कि सोचने वाली बात है, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस दिया जाना था। क्योंकि ये माना जा रहा था अभी कि ये जो लोग हैं ये इकोनॉमी की नींव है, अगर ये लोग सही नहीं रहेंगे तो इकोनॉमी जो है वो सही से काम नहीं करने वाली है। पर लेकिन फिर भी इनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं दिया जा रहा है। एक और इंपॉर्टेंट जो शब्द आप लोगों के माइंड में आता है, कई बार कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये होता क्या है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। देखो एक बच्चे के द्वारा पूछा भी गया था। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं मिट्टी के बर्तन बनाना हो गया, सिलाई करना हो गया, कोई अपना घर पर ही जैसे कि टोकरी वगैरह बनाते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि जो सहतूत की जो डंडियां होती हैं उनसे टोकरे वगैरह बनाए जाते हैं, टोकरियां जिसमें घास वगैरह उठाया जाता है। ये सारी जो चीज होती है, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं जो कि यहाँ पर खासकर विलेज लेवल पर काफी ज्यादा डेवलप होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टाउन में काफी डेवलप होते हैं, तो इनको लघु उद्योग बोलते हैं। इनमें दुनिया भर के लोग काम करते हैं। हमारी कंट्री में अगर आप लोग अपने सेक्टर को डिवाइड करोगे, एक साइड में फॉर्मल सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, आसानी से जॉब करते हैं, कंपनीज में जाकर आप लोग जॉब करते हैं, वहां
पर सारी चीजें मिलती हैं आप लोगों को, यानी कि जैसे कि हर एक त्योहार की छुट्टी आप लोगों को मिलेगी, बीमार हो जाते हैं तो उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी कंपनी आप लोगों को, इसी के साथ में परमानेंट सैलरी आप लोगों के अकाउंट में प्रॉपर टाइम पर आती रहेगी, किसी के पास में आप लोगों को जाकर बोलने की जरूरत नहीं है मेरी सैलरी में क्या हो गया, तो सारी चीजें प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। हेल्थ इंश्योरेंस, बच्चों की पढ़ाई, रहने की जगह, तो ये सारे फॉर्मल सेक्टर में आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। इनफॉर्मल सेक्टर कैसा है, आज काम कर लिया है, शाम को पता नहीं कि काम ढंग से मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं शाम को ढंग से रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, और हमारी कंट्री का 90% के करीब जो लोग हैं वो इसी तरीके के सेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उस सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस देना चाहिए सबसे ज्यादा, जो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पर फेस करता है। और हमारी कंट्री में यह कोशिश की जानी चाहिए कि इनफॉर्मल सेक्टर से जो लोग हैं उनको निकालकर फॉर्मल सेक्टर में लाया जाए, ताकि उनको भी जॉब सिक्योरिटी मिल सके, उनको भी लाइफ इंश्योरेंस मिल सके, उनके बच्चों को भी पढ़ाई मिल सके, उनकी हेल्थ के लिए भी इंश्योरेंस यहां पर प्रोवाइड कराया जा सके, उनको भी टाइम पे सैलरी मिल सके, उनके भी घर में टाइम पर चूल्हा जल सके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी छुट्टी लेकर घर पर बैठ सके और उनकी सैलरी आती रहे। तो ये सारी चीजें यहां पर भी प्रोवाइड आप लोगों को करानी पड़ेगी, तभी जाकर जो सिचुएशन है वो थोड़ी नॉर्मलाइज होती हुई नजर आएगी। ये सारे वो पॉइंट हैं जो कि आप लोग सजेशन में यहां पर दे सकते हैं, जब भी किसी पॉइंट के बारे में सजेशन लिखने के लिए आप लोगों के सामने आता है। तो सबसे पहले यहां पर जब मोदी जी के द्वारा बोला गया कि हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आने वाले हैं जिसका नाम रखा गया है ABA, यानी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो याद रखिएगा इसके बारे में, आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में ही यहां पर आज के डेट में एनालिसिस किया जा रहा है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के चलते यहां पर हमारी जीडीपी का 10% जो है यहां पर वो पर्टिकुलरली यहां पर खर्च करने वाले हैं, यानी कि 20 लाख करोड़ रुपए यहां पर खर्च करने वाले हैं। तो उसका एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है। लॉकडाउन में एंटीडोट की तरीके से बोला गया है। एंटीडोट क्या होता है, एंटीडोट होता है जब बीमारी में यहां पर कोई आप लोग दवाई देते हैं एक तरीके से उस बीमारी के साथ में लड़ने के लिए, तो इसको लॉकडाउन का एंटीडोट यहां पर बोला जा रहा है। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो बात की जा रही है 3 लाख करोड़ रुपए तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को दी गई है, यानी कि जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं जिनके बारे में मैंने भी आप लोगों को बताया, जो लघु उद्योग होते हैं, जो छोटे उद्योग होते हैं, जहां पर हमारी कंट्री के इनफॉर्मल सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, तो वहां पर देखने को मिला। डोमेस्टिक फिल्म के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो उनको भी लगभग यहां पर 200 करोड़ की बात की जा रही है, अप टू द वो प्रोक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ईपीएफ के बारे में, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसमें बात की जा रही है कि जो यहां पर डिडक्शन है वो सेलेक्ट कर दिया गया 3 महीने के लिए 20% से, उसको 20% पर ला दिया गया 24% से ऑफ सैलरी का। इनकम टैक्स रिटर्न की जो डेडलाइन है वो भी एक्सटेंड यहां पर कर दी गई है, यानी कि एक तरीके से सहूलियत देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। ठीक है, इसी के चलते यहां पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है यह है पावर सेक्टर। पावर सेक्टर होता है जिस तरीके से जो बिजली आप लोगों के घरों में आती है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पावर सेक्टर यहां पर जूझ रहा है, उसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रही थी, तो उसके चलते यहां पर 90,000 करोड़ रुपए देने की बात की गई है पावर सेक्टर के लिए। सिस्टम क्या था, सिस्टम यह था अगर कोई भी आज के डेट में लोन लेने जाता था बैंक से, तो बैंक लोन नहीं दे पा रहे थे, उनको पता था कि कैसी कंडीशन चल रही है, अगर लोन यहां पे देंगे तो कंडीशन यह बनेगी कि कल को वो पैसा डूब गया तो आकर मेरा कॉलर पकड़ा जाएगा कि कैसे इंसान को लोन दिया था, ये तो डूब गया, तो सब मेरे से क्वेश्चन जवाब करेंगे। तो यही कुछ ऐसा पैटर्न बोला जाता था जब यहां पर हमारी कंट्री में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह जी के अंडर में, तो उस टाइम पर बोला गया था कि एक तरीके से डिसीजन न लेना भी एक बहुत बड़ा डिसीजन बन गया है। वहां पर क्या करते थे, जो भी आईएएस ऑफिसर है या फिर भी जो भी बैंक के ऑफिसर हैं, प्रोजेक्ट उनके पास आते थे तो प्रोजेक्ट रोककर बैठ जाते थे। उससे क्या होता था, उससे ये होता था कि प्रोजेक्ट आगे नहीं जाएगा तो उसमें कोई गड़बड़ भी नहीं होगी, और गड़बड़ भी नहीं होगी तो फिर उनको कोई आकर पकड़ेगा भी नहीं, तो इसलिए उसे रोक ही रखो, तुम्हारा रिटायरमेंट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो तब आकर कोई दूसरा देख लेगा इसको। तो ये एक तरीके से डिसीजन न लेना जो डिसीजन बन गया, उसकी वजह से पूरी पॉलिसी पैरालिसिस देखने को मिला था मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट में। फिलहाल बैंकिंग सिस्टम में यही देखने को मिला, जब से कई सारे जो बैंक डूब गए और कई सारे जो बैंकों के ऊपर यहां पर कब्जा किया गया आरबीआई के द्वारा, तब से लेकर यहां पर बैंकिंग सिस्टम ने फूंक फूंक कर कदम रखने स्टार्ट कर दिए। आप लोगों ने एक डायलॉग भी सुना होगा आपकी, दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, कुछ ऐसे ही कुछ है। आई थिंक एग्जैक्टली क्लियर यही है, शायद आप लोग कुछ और होगा तो बताना कमेंट बॉक्स में। तो यही बातें हैं बेसिकली यहां पर कि बोलने की कोशिश ये की जा रही है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, पर लेकिन अब जो पैसा मिला है अब यहां पर ये पैसा इन तक पहुंच पाएगा। इसी के साथ में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज होती हैं उनको भी यहां पर एक फंड मिल पाएगा, और इसी के साथ में यहां पर 30,000 करोड़ रुपए जो स्पेशल लिक्विडिटी देने की बात की गई है, माइक्रो फाइनेंस, इसी के साथ में जो हाउसिंग फाइनेंस और इसी के साथ में एनबीएफसी। ठीक है, तो यानी कि बेसिक मतलब ये है कि अब यहां पर मार्केट में लिक्विडिटी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि
लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोग मार्केट में जाकर चीजें खरीदेंगे, लोग मार्केट में जाकर चीजें खरीदेंगे, घर का सामान खरीदेंगे, सब कुछ जिनका खत्म हो रखा है, कुछ को ज्यादा पैसा मिलेगा तो वो कुछ और अच्छी अच्छी चीजें खरीदेगा, स्कूटर, बाइक, मोटरसाइकिल चीजें। तो इससे क्या होगा, मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी। जैसे ही मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी तो कंपनी वाले माल बनाना स्टार्ट करेंगे और फिर वो मार्केट में सप्लाई करेंगे। तो ये एक चक्कर होता है, अगर ये चक्कर ढंग से घूमता रहता है तो सारी चीजें सही रहती है। किसी भी साइड से चक्कर कटा तो चीजें प्रॉब्लम में आ जाती है। मान लीजिए डिमांड मार्केट में कम होगी तो ये माल बनाते रहेंगे, कोई लेने वाला नहीं होगा। सोचे यहां पर मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हो गई और ये माल बनाने में उतना सक्सेस नहीं है तो भी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से यहां पर सिचुएशन निकल के आती है। हालांकि जो ये प्लान बनाया गया, कुछ लोग बोल रहे हैं काफी अच्छा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं है। जैसे कि अपोजिशन का काम होता है अपोज करना, तो उनके द्वारा साफ साफ बोला गया कि यहां पर माइग्रेंट वर्कर के लिए कुछ भी प्रॉपर नहीं किया गया है। हालांकि ये चीज सही भी है, क्योंकि आप लोग यहां पर देख सकते हैं सीधा सीधा कार्टून भी इसी के लिए दिखाया गया है कि माइग्रेंट वर्कर के लिए यहां पर कोरोना है, यहां पर बाकी का पैसा जो है वो माइग्रेंट वर्कर तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसके बारे में कुछ ना कुछ यहां पर करना चाहिए था। चलिए बाकी का आर्टिकल मैं आप लोगों को यहां पर आगे बताऊंगा। पहले आप लोग ये वाला आर्टिकल देखिए, वो बेसिक था, उसके आगे आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिलेंगे। पर लेकिन यहां पर इसके बारे में आप लोगों को बताता हूं। जो आईआरएस होते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस जिसको आप लोग बोलते हैं, आईआरएस जो होते हैं बेसिकली यहां पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो हमारी कंट्री में विंग है फाइनेंस मिनिस्ट्री की, तो उसमें यहां पर इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। उनके द्वारा क्या किया गया है, अभी एक रिपोर्ट सबमिट की गई है गवर्नमेंट को। वो जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसमें यहां पर रिपोर्ट सबमिट करने के चलते इन पर यहां पर एक तरीके से कार्रवाई करने की बात की जा रही है। ऑफिसर आर नॉट करप्ट, ये करप्ट भी नहीं है, उन्होंने किसी मिनिस्ट्री को भी गाली नहीं दी है, अपना कोई फंक्शन जो है जो गवर्नमेंट का या फिर उसको कोई गाली नहीं दी है। तो फिर उनके द्वारा क्राइम क्या किया गया है, जो उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात आ गई यहां पर। तो इनका क्राइम इतना है कि इनके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिस रिपोर्ट का नाम दिया गया यहां पर फोर्स, यानी कि फिस्कल ऑप्शंस एंड रेस्पॉन्स टू कोविड-19 एपिडेमिक। जो यहां पर कोविड-19 की बीमारी है उसके लिए फिस्कल रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। तो 50 आईआरएस ऑफिसर के द्वारा यहां पर यह क्या किया गया कि अपनी यहां पर एक तरीके से ये क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए अपनी एक रिपोर्ट तैयार की गई है और ये जो रिपोर्ट थी वो गवर्नमेंट को यहां पर सौंपी गई है। जो इंडियन आईआरएस एसोसिएशन का जो ट्विटर पेज है, हैंडल है यहां पर वेबसाइट के ऊपर, वहां पर भी ये रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। एक तरीके से आप लोग यहां पर ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इनसे नहीं पूछा, इन्होंने खुद ही ये रिपोर्ट तैयार की गवर्नमेंट को एक सजेशन देने के लिए, जिसमें जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे कैसे उभर सकते हैं। तो इनकम टैक्स की जो स्लैब है उसमें बोला यहां पर एक 40% फॉर इनकम टैक्स अबोव, जो 1 CR है यानी कि 1 करोड़ से ऊपर है, उसमें 40% की स्लैब आप लोग रख सकते हैं। री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप लोग वेल्थ टैक्स, यानी कि जो ज्यादा अमीर आदमी है उनके ऊपर वेल्थ टैक्स लगा सकते हैं, जैसे कि यहां पर 5 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है उसके पास में मनी है। एडिशनल 1 टाइम वहां पर आप लोग सेस लगा सकते हैं। सेस क्या होता है, ये होता है टैक्स ऑन टैक्स, जो किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए लगाया जाता है। जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि एजुकेशन सेस लगा दिया या फिर इन्वायरमेंट सेस लगा दिया, तो यानी कि वो एजुकेशन के लिए ही खर्च किया जाएगा, वो इन्वायरमेंट के लिए ही खर्च किया जाएगा। तो ऐसे 1 टाइम सेस लगा सकते हैं ऑन टैक्सेबल इनकम, जो कि 10 लाख है या फिर उससे अबव है कोविड-19 रिलीफ के नाम पर, ताकि यहां पर पैसा इकट्ठा हो जाए। तो इस तरीके से यहां पर आप लोग जो सेक्टर बर्बाद हो चुके हैं कोविड-19 की वजह से, उनको भी आप लोग थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हैं टैक्स में थोड़ा सा, और री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहां पर इनहेरिटेंस टैक्स। यानी ये कहने का मतलब यहां पर ये आप लोग को याद नहीं रखने हैं, ये सारे सजेशन यहां पर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर दिए गए हैं गवर्नमेंट को। तो यहां पर जो सारे सजेशन दिए गए हैं यहां पर गवर्नमेंट को, तो इसके चलते यहां पर सबसे बड़ी बात निकल कर ये आ रही है कि एक साइड में तो जर्नलिस्ट हैं और एक साइड में स्पेशलिस्ट हैं। आप लोगों को समझाने के लिए एक उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं। जब आप लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, तो आईएएस की तैयारी करते हैं तो आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाई जाती है। आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जियोग्राफी पढ़ाई जाती है, इकोनॉमी पढ़ाई जाती है, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर, ये सारी चीजें, तो आप लोगों को सब चीजें यहां पर बेसिकली पढ़ना होता है। तो एक तरीके से ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप लोग किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में बहुत बड़े मास्टर हो गए और एक तरीके से मतलब सारे सब्जेक्ट में बहुत बड़े मास्टर हो गए, आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के बारे में कुछ कुछ पता होगा। पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप लोगों को मतलब एक तरीके से वो नहीं कहते कि आप लोग एक सब्जेक्ट के बहुत बड़े ज्ञाता हो गए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ये इस पेपर की रिक्वायरमेंट है ही नहीं है। पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है, एक तो बेसिक नॉलेज आप लोगों को सारे सब्जेक्ट की होनी चाहिए। वो कहां से निकल के आती है, वो आती है एनसीईआरटी से। इसी के साथ में आप लोगों को एक थ्रेशोल्ड यानी कि एक ऑप्टिमम मार्क तक पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को उसके अंदर रिसर्च एंड स्टडी करनी है। आप लोगों को एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, पर यह नहीं कि आप लोगों को उस पर्टिकुलर फील्ड का स्पेशलिस्ट बनना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी कि जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उनको आप लोग अगर आप लोग कल्चर डिपार्टमेंट में भी ले जाकर लगा दोगे, उसको आप लोग किसी ऐसे डिपार्टमेंट में ले जाकर लगा दोगे कि मतलब कोई भी डिपार्टमेंट उसको दे दोगे, फिल्म इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आप लोग लेकर दे दीजिए उसको, तो उसके पास में थोड़ी बहुत नॉलेज उस फील्ड की जरूर होती है। तो ये अपने आप में क्या हो गए, ये अपने आप में एक जर्नलिस्ट हो गए।
तो यानी कि जो आईआरएस होते हैं वो जर्नलिस्ट होते हैं, उनको थोड़ी थोड़ी नॉलेज सारी चीजों की होती है, तो ये जर्नलिस्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। पर लेकिन जो आईआरएस होते हैं वो स्टार्टिंग से ही अपने एक ऐसे फील्ड में काम करने स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्टिंग से उसी फील्ड में काम करते हैं और पूरी लाइफ वहीं पर ही रह जाते हैं, वो अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट बन चुके होते हैं। पर लेकिन फिर भी जब यहां पर हेड बनाने की बात आती है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, तो आईएएस आकर बैठ जाता है वहां पर, आईआरएस को ज्यादा प्रेफरेंस यहां पर नहीं दिया जाता है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, जब बात करते हैं यहां पर जिसके सीएपीएफ के, ये सीएपीएफ नहीं यहां पर, हाँ जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सॉरी सीएपीएफ जैसे असिस्टेंट कमांडेंट आप लोग बनते हैं, तो असिस्टेंट कमांडेंट यहां पर बनते हैं, तो जो भी यहां पर आर्म फोर्स होती हैं, ये पैरामिलिट्री फोर्स होती हैं, इनमें अगर बात की जाए पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में, तो इनके जो चीफ बनाए जाते हैं वो आईपीएस ऑफिसर बनाए जाते हैं। ये कई बार इस बात को लेकर बहस करते हैं कि आईपीएस ऑफिसर को हमारे ऊपर क्यों बैठाया जाता है लाकर, जबकि वो यहां पर इस पर्टिकुलर फील्ड का स्पेशलिस्ट है ही नहीं है, तो इसलिए कई बार इनके बारे में भी यहां पर यही चीजें देखने को मिलती है। तो हमारी कंट्री में कई सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिनके बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, ये सजेशन यहां पर राइटर दे रहे हैं। हर जगह जहां भी देखें आईएएस को ले जाकर बैठाते हैं, कोई भी पोस्ट क्यों ना हो उसमें आईएएस को बैठाएंगे, जबकि आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईआरएस हो गया, ज्यादा कोई मार्क्स का डिफरेंस नहीं होता है, एक मार्क्स ऊपर नीचे होने से भी कोई आईपीएस बन जाएगा, कोई आईएएस बन जाएगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनकी नॉलेज में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट की। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया की बात की जाए जहां पर स्पेशलिस्ट की ही जरूरत है, तो वहां पर जर्नलिस्ट काम नहीं करेगा, पर फिर भी आप लोग वहीं पर क्या करें, फिर भी आप लोग एक तरीके से उस पर एक जर्नलिस्ट इंसान को बैठा रहे हैं। तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में बात करें तो हमेशा ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आईएएस के द्वारा हेड की जाती है। रेवेन्यू सेक्रेटरी हो गए, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हो गए, फाइनेंस सेक्रेटरी हो गए, ये आईएएस ही आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जबकि जो सिचुएशन होती है, इकोनॉमिक कंडीशन होती है, उसको हैंडल करने की इतनी पावर नहीं होती इनके हाथ में। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा कोई नहीं है कि यहां पर कोई इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमी है, तो एक बार को समझ में आएगी, चीजों को समझ पा रहे हैं। या तो फिर आप लोग यहां पर ये लेकर चलिए, अगर किसी आईएएस को आप लोगों को बैठाना है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट उनका इकोनॉमिक्स होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन लगाकर आइए। पर लेकिन पता चला बंदे का ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिस्ट्री और आप लोगों ने बना दिया उसको रेवेन्यू सेक्रेटरी, तो उसको तो एक तरीके से थोड़ी थोड़ी नॉलेज होगी, हाँ एक मोटा मोटा जो पढ़ के गया बंदा, तो पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी। पर लेकिन इकोनॉमिक को अगर सुधारना है आप लोगों को तो प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके चलते यहां पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, यहां पर टॉप पोस्ट पर फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है वो सारी यहीं पर ही देखने को मिलती है। जबकि अगर बात करें यहां पर जो सीबीडीटी होता है वो मैनेज किया जाता है आईआरएस ऑफिसर के द्वारा, जिनके पास में रिच एक्सपीरियंस होता है। तो यहां पर एक तरीके से बोला गया कि जो चेयरमैन होता है सीबीडीटी का, यहां पर रैंक सेक्रेटरी का होता है, पर लेकिन उसको क्या बोलते हैं, उसको सेक्रेटरी नहीं बोलते, उसको स्पेशल सेक्रेटरी बोलते हैं। यानी कि फुल फ्लेज सेक्रेटरी वाली रैंक भी यहां पर इनको नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऊपर आकर कौन बैठते हैं, ऊपर आकर बैठते हैं आईएएस ऑफिसर। तो ये गलत तरीका है। जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो आईएएस ऑफिसर यहां पर मीडिया में आते हैं, उनको एक तरीके से मीडिया की कवरेज मिलती है, सारी प्रेस ब्रीफिंग जब होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ में आईएएस ऑफिसर दिखाई देते हैं। टोटली जो आईआरएस ऑफिसर हैं वो इनविजिबल रहते हैं, जबकि पूरा बजट जो होता है वो उन्हीं के द्वारा तैयार किया जाता है। यानी कि सारी चीजें कर वो रहे हैं, यानी कि वो नहीं कहते हैं कि वो दूध इकट्ठा कर कोई रहा है मलाई कोई खा रहा है, ठीक है, तो कुछ ऐसे कुछ कहावत है, पूरी याद नहीं आ रही है। तो कंडीशन ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये कि काम कोई कर रहा है और इंजॉय कर रहा है, ये इस तरीके से है। जैसे कई सारे बच्चे बताते हैं वही वाली बातें कि आप लोगों को यहां पर ये मेहनत कर लेक्चर में आप लोगों को बना रहा हूं, कोई किसी ग्रुप में ले जाकर इस पीडीएफ को बेच रहा है, ठीक है, तो मेहनत तो यहां पर हम लोगों के द्वारा की जा रही है और पैसा कोई और कमा रहा है। तो ये एक तरीके से गलत तरीका हो गया यहां पर। ये कम से कम जो कोई मेहनत कर रहा है उसका फल उसी को मिलना चाहिए। अगर आप लोग मेहनत करें, एग्जाम क्लियर करें और जॉब किसी और को दे दें तो कैसा लगेगा? तो वो बातें यहां पर देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है एक तरीके से पोस्ट का, ये बातें हैं यहां पर, जिसको जो पोस्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। सीनियर जो आईआरएस ऑफिसर होते हैं उनको आप लोगों को देखने को मिलेगा पूरी नॉलेज होती है टैक्स के बारे में, पूरी नेशनल जो इंटरनेशनल जो भी सिस्टम है उसके बारे में। आईआरएस ऑफिसर जो रहता है उसको लिटिल बेस रहता है इन सब चीजों का, कि क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे बात की जा रही है यहां पर कि बेस इरोजन के बारे में, प्रॉफिट जो शेयरिंग के बारे में, ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में इनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। एक तरीके से इनको बस इतनी नॉलेज होती है कि हाँ चीजों को थोड़ा समझ लेते हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं कि स्पेशलिस्ट होते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। पर लेकिन जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है वो इसी में अपनी जिंदगी जीकर आया होता है, उसको ये सारी चीजों का एक एक, वो नहीं कहते कि मुझे इस मोहल्ले की गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पता है कि कहां पर क्या, मुझे सारी चीजें पता है। तो आईआरएस ऑफिसर इस लेवल पर पहुंच जाता है। तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव जो है यहां पर एक तरीके से वो आईआरएस ऑफिसर के हाथ में होना चाहिए, पर लेकिन रहता किसके हाथ में, वो आईएएस ऑफिसर के हाथ में रहता है एडमिनिस्ट्रेशन जो रेवेन्यू का है यहां पर। तो ये गलत तरीका है। बजट प्रेजेंट किया गया 5 जुलाई 2009 को, वो एक तरीके से आप लोगों ने देखने को मिला जब ये बजट प्रस्तुत किया गया था उसके 6 महीने के अंदर अंदर कई सारी चीजें चेंज करनी पड़ गई, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया कई सारी प्रॉब्लम उसमें देखने को मिली। तो उनके द्वारा कॉन्फ्रेंस लाई गई, आप लोगों ने देखा होगा हर दूसरे तीसरे दिन जो मीडिया में आकर बैठ जाती थी। तो सीधा सीधा रीजन ये बोल रहे हैं यहां पर कि सारा फोकस यहां पर जब रहता है इस तरीके
तरीके की पोस्ट पर जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है वो सारी चीजें यहां पर देखेंगे तो फिर ऐसी ही कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यहां पर यह है कि जो जिस फील्ड का ज्ञाता है उसको वो आप लोगों को बेसिकली एरिया प्रोवाइड कराना चाहिए। तो इसी के चलते यहां पर बात की जा रही है। तो जो प्रेस रिलीज किया गया यहां पर फिर सीबीडीटी के द्वारा फिर चीजों को ऑल्टर किया गया, उसके बाद में चीजें जाकर नॉर्मल हुई, फिर ऑर्डिनेंस की बात की गई यहां पर। तो एक तरीके से फिर बोला गया कि जो फाइल करना है रिटर्न जो फिक्स किया, ये सारी चीजें जो कहने का मतलब यह है कि जो पहले रायता फैलाया गया था वो सारा रायता कहीं ना कहीं जो समेटने की कोशिश की गई वो सीबीडीटी के द्वारा फिर समेटने की कोशिश की गई। तो एक तरीके से यहां पर सीधा सीधा बात यही है कि चीजों को आप लोगों को समझना पड़ेगा कि किस जगह किसको रखना चाहिए। इसी के चलते फिर यहां पर था प्रैक्टिकली एक्सटेंड कर दिया गया फाइनेंशियल ईयर मार्च से लेकर जून तक। वो कहीं ना कहीं कोविड-19 ने भी काफी बड़ा रोल प्ले किया इसमें। तो इस तरीके से जो आईएएस ऑफिसर है यहां पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगा रिजर्व बैंक के गवर्नर बना दिए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना दिए जाते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बना दिए जाते हैं। जबकि ये इनमें से कुछ पोस्ट ऐसी है जैसे कि रिजर्व बैंक के बारे में बात करें तो नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो यहां पर कोई आईआरएस पर्सन आना चाहिए, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो यहां पर भी किसी रिवेन्यू के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो पर्टिकुलर पर्सन आना चाहिए। पर लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं देखने को मिलता है, रेयरली किसी पोस्ट पर यहां पर जाते हैं। दो चार इंसानों के नाम गिनाए गए हैं इनके द्वारा कि ब्रिलियंट जो पर्सन है यहां पर जो चेयरमैन बनाए गए इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, तो यहां पर बहुत सारी कंडीशन झेलकर वहां तक पहुंचे। सुशील चंद्रा के बारे में बात की जा रही है, इलेक्शन कमीशन बनाए गए तो इनके बारे में बताया जा रहा है कि जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अभी यहां पर अपॉइंट किए गए। तो ये सारे जो लोग हैं बड़ी ही मुश्किलों से जद्दोजहद झेलकर यहां तक पहुंचे हैं। जबकि आईएएस ऑफिसर होता है वो बड़ी फ्रीक्वेंटली इन पोस्ट पर पहुंच जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर यही है कि जिस पोस्ट पर जो होना चाहिए वो वहां पर नहीं पहुंच पाता है। आईएएस को आप लोग बोलते हैं कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री के एक तरीके से कवच इसको बोला जाता है आईएएस ऑफिसर को। पर लेकिन इनके द्वारा बोला गया कि आईएएस के फ्रेम जो है उसको जंग लग गया है, ठीक है। तो ऐसी बात बोल रही है, कुछ टाइम से यहां पर जंग लग गया आईएएस ऑफिसर को। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आईआरएस जो है उसको भी आप लोगों को जो रोल है उसको प्ले करने के लिए देना पड़ेगा। और यहां पर फिर से वही बात आ जाती है कि कौन जर्नलिस्ट है और कौन स्पेशलिस्ट है। जब आप लोग वही बात हो गई, एक मैंने वो देखा था कोई फेसबुक पर, शायद फेसबुक पर था, एक वायरल हो रही थी एक पिक्चर कि यहां पर एक साइड में तो मनमोहन सिंह जी को यहां पर कंपेयर किया जाता है मोदी जी के साथ में, ठीक है। तो एक को बोला जा रहा था यहां पर जर्नलिस्ट और एक के सामने पता नहीं कुछ टर्म लिखी गई थी, मुझे याद नहीं आ रही एग्जैक्टली। उसमें यह बोला जा रहा था कि मनमोहन सिंह जी थे वो इकोनॉमिस्ट थे, वो इकोनॉमी को संभाल पा रहे थे और मोदी जी जो है वो इकोनॉमी को डुबा चुके हैं क्योंकि वहां पर कोई ऐसी नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। तो वो बातें दिखाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि वो सारी चीजें एक तरीके से इरिलेवेंट रहती है क्योंकि नीचे लेवल पर तो आईएएस ऑफिसर वही रहते हैं इनको काम देने, एक तरीके से इनको सहायता प्रोवाइड कराने वाले। तो वो मजाक की चीज में थी अपनी जगह चीजें, पर लेकिन समझाने की कोशिश ये की जा रही है कि हाँ अगर पर्टिकुलर एरिया का स्पेशलिस्ट पर्सन है, जैसे उस टाइम पर कई सारी बातें उसमें जो पिक्चर थी वो लिखी हुई थी। जैसे मनमोहन सिंह जी थे उस टाइम पर, अगर आप लोग पेट्रोल डीजल का प्राइस देखोगे वो काफी हद तक कंट्रोल करके चला गया, जबकि इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट में बहुत हाई प्राइस था पर फिर भी यहां पर उसको कंट्रोल कर चला गया। कई सारी ऐसी प्रॉब्लम थी जिनसे यहां से उबार कर ये चीजों को आगे लेकर आए, ठीक है। तो वो चीजें दिखाने की कोशिश की जा रही थी। दूसरी साइड में उनकी कमियां दिखा रखी थी जिस तरीके से यहां पर कि हाँ इनके द्वारा कोलगेट किया गया, 2G किया गया, वो सारी चीजें तो वो भी अपनी जगह सही है क्योंकि वो भी हरकतें इसी ड्यूरेशन में हुई। तो वो सारी चीजें यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही थी। पर लेकिन घुमा फिराकर एक बात थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की गवर्नमेंट में एक चीजें तो आप लोगों को देखने को मिलती थी कि वहां पर जो पर्टिकुलर पर्सन के जो डिपार्टमेंट होता था पर्टिकुलर एक तरीके से वो उसी पर्सन के पास में नॉर्मली देखने को मिलता था जिसको उस पर्टिकुलर एरिया की नॉलेज हुआ करती थी, ठीक है। जबकि यहां पर फिलहाल की गवर्नमेंट में आप लोगों को कोई ढंग का इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा ही नहीं। रघुराम जैसी पर्सनैलिटी जो कि शानदार तरीके से डूबते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उभार कर लेकर आए, उनको एक्सटेंड नहीं किया गया, उनको अच्छे से आगे लेकर चलना चाहिए था। फाइनेंस मिनिस्टर जब से अरुण जेटली साहब गए तब से कंडीशन आप लोग देखते हैं कैसी कंडीशन कंट्री में बनी हुई है, सिचुएशन जो है बिल्कुल खतरनाक हो गई। तो ये सारी जो चीजें हैं वो तब होती है जब किसी जर्नलिस्ट को कोई स्पेशलिस्ट पोस्ट देते हैं आप लोग, तो वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये बात यहां पर बेसिकली इस आर्टिकल में बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये था आर्टिकल जिसमें सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे चलकर ये सारी चीजें होती हैं तो इसलिए पहले से ही देख लीजिए कहां तक आप लोगों को पहुंचना है और क्या करना है, तो माइंड में ज्यादा चीजें क्लियर रहेंगी। आगे चलता हूं, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इनकम सपोर्ट और रिस्टोर करने के लिए जॉब को। सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी कंट्री में सबको इनकम मिलनी चाहिए, खासकर जो लोग आज के में इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और आगे चलकर उनकी जॉब है उसको भी रिस्टोर करना चाहिए। पर लेकिन इनकम सपोर्ट्स बढ़ाने कंपेयर में जॉब को रिस्टोर करने से तो गए और क्या किया जा रहा है, रिड्यूस कर दी गई है काफी सारे जो लॉज हुआ करते थे, यानी कि सारी पावर जो हो गई है उनके हाथ में दे दी गई है। जो जॉब प्रोवाइड कराने वाले हैं, जॉब करने वालों के हाथ में पावर नहीं दी गई है,
कई सारे जो लेबर लॉज है हमारी कंट्री में वो हटा दिए गए हैं। अभी पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा क्या बोला गया कि 12 घंटे काम करना पड़ेगा यहां पर, यानी कि वीक में 72 घंटे काम करना पड़ेगा आप लोगों को। पर सबसे बड़ी बात क्या है पता है, ओवर टाइम पेमेंट भी नहीं दिया जाएगा उनको। यानी कि बोला यह गया है कि वर्कर की कमी है, ज्यादा काम करो आप लोग, 8 घंटे करते थे, 12 घंटे काम करो और उसी सैलरी में करो जो आप लोगों को मिल रही थी, और हो सकता है उससे भी कम कर दी जाए, क्योंकि कंडीशन कुछ ऐसी चल रही है। तो ये अब इनके हाथ में पावर आ गई है, जो जॉब प्रोवाइड कराने वाले हैं तो कुछ भी करेंगे, उनके जो वर्कर है उनके हाथ में पावर ही नहीं है, क्योंकि सारे जो लॉज थे वो स्क्रैप कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से क्या कंडीशन बनने वाली है, तो वो बड़ी ही खतरनाक कंडीशन बनने वाली है। बोला तो ये गया था कि आप लोग फूड प्रोवाइड करो, आप लोग हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करो, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करो, ताकि जो लोग हैं इस बीमारी से उबर सकें। उनके पास में पैसा नहीं है, गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, पर लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ओवरफ्लो फूड ग्रेन है हमारी कंट्री में स्टॉक में। खुद ये बात बोली गई है, जो हमारी कंट्री में जो हमारी कंट्री में फूड इकट्ठा करने वाली एजेंसी है, जिसको आप लोग एफसीआई बोलते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके द्वारा बोला गया कि बहुत ज्यादा एक तरीके से चीजें पड़ी हैं, पर लेकिन लोगों तक वो पहुंच नहीं पा रही है। ठीक है, इनकम सपोर्ट मिलना चाहिए था वर्कर को, वो भी वहां पर उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। माइग्रेंट जो लेबर है यहां पर, उनको भी एक तरीके से प्रॉपर वे में लॉकडाउन में उनको अगर एक जगह आप लोगों को रखना था तो प्रॉपर उनको सैलरीज वगैरह देनी थी, ताकि वो वहीं पर ही रह सकें, अपने घरों को वापस न जाए। वो भी आप लोगों से नहीं हुआ। अगर वो जहां पर रह रहे हैं उनको बांधने की कोशिश की गई, वो भी फ्री में खाना भी नहीं उनको मिला। तो इस तरीके से आप लोग उनके फंडामेंटल राइट का भी हनन कर रहे हैं। 2 दिन से यही आर्टिकल मैंने बड़े डिटेल में डिस्कस किया है। तो प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है, 90% जो हमारी कंट्री में वर्क फोर्स है ना, वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। जैसा मैंने अभी आप लोगों को सेक्टर बताया था, जिसके लिए ना तो कोई यहां पर फिक्स टाइम ड्यूरेशन होता है, ना कोई फिक्स सैलरी होती है, ना कोई ऐसा होता है कि आप लोगों को छुट्टी रहेगी तो आसानी से आप लोग लाइफ एंजॉय करेंगे, कोई इंश्योरेंस कवर भी नहीं आप लोगों का होता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ना तो रेगुलेशन यहां पर डिसेंट कंडीशन वर्क की होती है, यानी कि आप लोगों को एक अच्छा एरिया मिलेगा काम करने के लिए, कोई सोशल सिक्योरिटी भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है, यानी कि कोई इंश्योरेंस टाइप में चीजें देखने को मिलेगी, कोई प्रोटेक्शन भी नहीं देखने को मिलता है अगर कोई कल को प्रॉब्लम निकल के आ जाती है, बल्कि और उनके खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा सारे जो लॉज थे वो भी यहां पर हटा दिए गए। हेल्थ प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी, सारी चीजें यहां पर अभी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से जो वर्कर हैं उनको जो जॉब देने वाले लोग हैं उनके हाथों में सौंप दिया गया है कि यह आप लोग के एक तरीके से गुलाम जो इनके साथ में करना है करो। तो इस तरीके से यहां पर पर्टिकुलर पर्सन के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, एक तरीके से जो हमारे संविधान में प्रोवाइड करे गए हैं। और इसी के साथ में जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, जो राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है आप लोगों को, बस जो दे दिया है वो आप लोग काम करना पड़ेगा। इसी के साथ में यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अच्छा यहां पर काम करने का एनवायरनमेंट मिलेगा, आप लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। तो एक तरीके से एक्सप्लॉइट करने के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड बना दिया है, ताकि लो भैया इनकी इज्जत लूटो, एक तरीके से जितना काम इनसे करवाना करो, जितना मारना है मारो, इनको जानवरों की तरीके से ट्रीट करो। वो लाइसेंस यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो यहां पर कंपनीज को दे दिया गया है। तो ये गलत तरीका है। जिस तरीके से अगर आप लोग काम करोगे, देखिए अगर किसी इंसान के साथ में आप लोग काम करना है ना, सबसे शानदार इन्वायरमेंट तब होगा जब आप लोग उस इंसान के साथ में अच्छे से रहकर काम कर पाएंगे, बिल्कुल वो अपनी लाइफ को वहां पर एंजॉय कर पाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि हाँ इससे अच्छी जगह कोई हमारे लिए नहीं है, तो फुल एफिशिएंसी के साथ में काम कर पाएंगे। पर इसके अपोजिट अगर चीजें चलेंगी तो फिर आप लोगों को चीजें झेलनी पड़ जाएंगी। तो उसी के बारे में यहां पर मैं आप लोगों को नेक्स्ट आर्टिकल बताता हूं। जो हमारी कंट्री में पैसा अभी दिया गया है 20 लाख करोड़ रुपीस, तो यहां पर ऑलरेडी यहां पर 6 लाख करोड़ बांटा जा चुका है, उसमें से 20 लाख करोड़ में से, यानी कि अभी बच गए यहां पर कितना, ये बच गया 14 लाख करोड़। तो 14 लाख करोड़ को यहां पर बैंकिंग और नॉन बैंकिंग जो कंपनीज है उनको दिया जा रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि एक तरीके से यहां पर जनता तक पैसा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी इनडायरेक्ट वे में, यानी कि फैक्ट्रीज को, कंपनीज को जो यहां पर काम कराने वाले हैं उनको बेसिकली काम पैसा दिया जाएगा, जिससे कि जनता तक पैसा पहुंच सके। तो एक तरीके से जो राइटर है वो ये बोल रहे हैं कि एक तो खाना प्रोवाइड करो और दूसरा कैश प्रोवाइड करो। ये दो चीजें आप लोगों को ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी। खाना और कैश यहां पर मिलना चाहिए, तभी सिचुएशन जो है वो ढंग से हो पाएगी, क्योंकि अगर खाना मिलेगा तो जिंदा रहेंगे, कैश मिलेगा तो कुछ वो सामान यहां पर खरीद पाएंगे। ये दो चीजें ध्यान रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बोली गई है 7,000 रुपए पर मंथ कम से कम लोगों को आप लोग ट्रांसफर को आने वाले 3 महीने तक। इसी के साथ में 10 किलोग्राम फ्री फूड ग्रेन वगैरह उनको आने वाले 6 महीने तक एक तरीके से आप लोग दोनों को, और इसमें टोटल खर्चा आप लोगों का ओनली 3% ऑफ द जीडीपी आने वाला है, यानी कि हमारी कंट्री की जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका ओनली 3% यहां पर खर्चा आने वाला है, और आप लोग क्या करें 10% खर्च करने जा रहे हैं, और 3% में सारी चीजें यहां पर निपट जाएंगी। तो एक अच्छी बात है, पर लेकिन इसको उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। कैश और जो फूड है यहां पर जो हैंड किया जाना चाहिए ओवर, वो किया जाना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, पर लेकिन यहां पर क्या कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में सारी चीजें लेकर चल रही है। इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कुछ मिल ही नहीं रहा है।
स्टेट गवर्नमेंट कैसे चीजों को टैकल करके चलेगी। तो यहां पर जो हमारे फेडरलिज्म का जो ढांचा यानी कि संघवाद का जो ढांचा है उसमें भी यहां पर एक तरीके से जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को कल ही एक आर्टिकल बड़े डिटेल में पढ़ाया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इंप्लीमेंट कर रही है, जबकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ना तो आप लोगों को सेकंड लिस्ट में देखने को मिलेगा स्टेट लिस्ट में, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में देखने को मिलेगा जिसमें यहां पर डिजीज को कंट्रोल करने की बात की जाती है। इंटर स्टेट अगर स्प्रेड कोई हो रहा है तो 7th शेड्यूल के अंदर यहां पर ये इसको रखा गया है रेजिड्यू लिस्ट के अंदर में, जहां से आप लोग डिजास्टर मैनेजमेंट निकाल कर लेकर आए थे। बड़ा ही शानदार बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, उसको जरूर देखिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में वहां से बन सकता है और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो एक अंदर से जो प्रैक्टिकल बातें बताई जा रही हैं वो वहां पर दिखाने की कोशिश की गई है, तो वो चीजें आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। किताबों में वो चीजें नहीं दिखेंगी, जब कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आता है वहीं पर ही वो चीजें निकल कर आती हैं। तो बड़ा ही प्यारा वो आर्टिकल लिखा गया था। तो वही बातें बोली गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रही है वो स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। उसमें मैंने आप लोगों को एक उदाहरण भी दिया था, ग्रीन ऑरेंज और जो रेड जोन बनाए जा रहे हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट यहां पर रेड ग्रीन जोन से ऑरेंज में, ऑरेंज जोन से रेड जोन में अपने किसी डिस्ट्रिक्ट को पहुंचाती है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर नहीं है कि अगर यहां पर केस कम हो जाए तो उसको ऑरेंज में लेकर आए, ऑरेंज से ग्रीन में लेकर आए। नहीं, ये काम कौन करेगी? ये काम करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बड़ी ही बुरी कंडीशन होगी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को आप लोग कुछ मान ही नहीं रहे हो। जबकि हेल्थ और जो यहां पर बात करते हैं सैनिटेशन वाला एरिया जो आता है वो स्टेट लिस्ट में रखा गया हमारे संविधान में 7th शेड्यूल के अंदर में, जो सेकंड लिस्ट होती है। यानी कि स्टेट का जो सब्जेक्ट है वो आप लोगों ने अपने हाथ में ले लिया, तो ये एक तरीके से गलत प्रक्रिया आप लोग यहां पर कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। तो यहां पर यही बात यहां पर राइटर बोल रहे हैं कि पैसा जो आप लोग खर्च करने जा रहे हैं वो पैसा उनके हाथ में दो यहां पर, खासकर स्टेट गवर्नमेंट के, ताकि उसको ढंग से यूटिलाइज कर सकें। नेक्स्ट यहां पर ये कुछ स्टेप बताए हैं इनके द्वारा कि किस तरीके से आप लोग यहां पर जो भी बातें बोली गई है, पैसा दिया जा रहा है, आसानी से ये लोगों तक पहुंचा सकते हो, तो उसके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। बोला जा रहा है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 77 मिलियन टन यहां पर फूड है, जो कि बहुत ज्यादा है जितनी रिक्वायरमेंट है उसके कंपेयर में। और हमारी कंट्री में जो रबी क्रॉप है उसमें भी बोला जा रहा है कि 40 मिलियन के करीब टन जो है यहां पर प्रोक्योरमेंट की बात की जा रही है, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा यहां पर, अच्छा जो बहुत ज्यादा खाना पीने का सामान आराम से मिल जाएगा, उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये चीजें आप लोगों को लॉकडाउन में ही ये इंप्लीमेंट करनी है, ऐसा नहीं है कि आगे आने वाले टाइम में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाली है, यानी कि खासकर आप लोगों को इसी टाइम पर इसको लेकर चलना है। तीसरी बात यहां पर यह बोली गई है कि इनेबल कीजिए जो भी डिमांड होती है, यानी कि खासकर अगर लोगों के पास में चीजें जा रही हैं, पैसा जा रहे हैं, तो कम से कम अगर कोई कहीं पर रह रहा है तो अपने घर का रेंट वगैरह दे पाएगा। इससे ऐसा नहीं कोई फ्रेश जो आप लोगों के लिए फ्रेश डिमांड क्रिएट होगी मार्केट में, नहीं, वो उनकी जो प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट है वही उससे फुलफिल मुश्किल से यहां पर हो पाएगी। तो कम से कम इतना आप लोगों को करना चाहिए। अगर बात करें आगे यहां पर बात की जा रही है कि नॉर्मल से अगर आप लोग देखोगे फाइनली जो अलाउ आप लोगों के सामने यहां पर देखने को मिलेगी वो रिज्यूम करने की अगर बात की जाए इकोनॉमिक कंडीशन, तो इतना ज्यादा रिज्यूम नहीं कर पाएगी क्योंकि प्रेजेंट की डिमांड को कंप्लीट करेगी, पर हां एक पाथ क्रिएट कर देगी आप लोगों के लिए ताकि आगे आने वाले टाइम में ढंग से चीजों को लेकर चल सको। तो इसके चलते एक अच्छा खासा बेस बन जाएगा आने वाले टाइम में। तो फूड और कैश ट्रांसफर जरूरी है यहां पर, ये आप लोगों की हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये बात बेसिकली बोलने की कोशिश की गई है, यानी कि सारी चीजों में ये बात बोली गई कि फूड और जो कैश है वो लोगों तक पहुंचेगा तो खाना मिलता रहेगा और कैश के थ्रू उनकी जिंदगी चलती रहेगी। जो भी उनको किसी का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, दूध वाले का बिल देना है, न्यूज़पेपर वाले का बिल देना है, तो वो सारी चीजें यहां पर ये आसानी से अपनी लाइफ को लीड कर पाएंगे। तो वो चीजें समझनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर एक और बोला गया है, ये बोला गया MGNREG के बारे में, जिसको आप लोग महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोलते हैं। तो मिलियंस ऑफ माइग्रेंट वर्कर हैं, तो उनको इसके थ्रू आप लोग जॉब प्रोवाइड करो, ये भी एक अच्छा साधन आप लोग बोल सकते हो। 100 डेज की जो लिमिटेशन है उसको आप लोग को हटाना पड़ेगा कि 100 डेज की ही लिमिटेशन होनी चाहिए, और ऐसा भी लिमिटेशन हटानी पड़ेगी एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन वर्कर ही होना चाहिए, दूसरों को भी आप लोगों को इसमें इंक्लूड कर चलना पड़ेगा। इसी के साथ में नेक्स्ट जो बात की जा रही है ये यहां पर आप लोगों को इसमें एग्रीकल्चर ग्रोथ के ऊपर भी फोकस देना पड़ेगा, खासकर गांव वाले एरिया में, क्योंकि हमारे गांव में अगर चीजें सही होना स्टार्ट हो जाएंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये काफी अच्छे लेवल पर हमारे सशक्त गांव यहां पर बन पाएंगे। अर्बन वाले एरिया में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की बात की, जो कि लघु उद्योग है, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था, तो ये जो लघु उद्योग है सारे, इनके ऊपर आप लोगों को फोकस देकर चलना पड़ेगा, तभी सिचुएशन को आप लोग यहां पर संभाल पाओगे। इसमें सबसे बड़ी दो चीजें बोली गई हैं जो कि मेरे हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें, और ये दो चीजें अगर किसी कंट्री की सुधर जाती हैं, उस कंट्री की ये समझिए भाग्य बदल गया उस कंट्री का। एक तो एजुकेशन, एजुकेशन आप लोगों को यहाँ पर अफोर्डेबल प्राइस पर, या फिर जिनको बिल्कुल भी पैसा नहीं है उनको आप लोग, खासकर झुग्गी झोपड़ी वाले, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग प्रोवाइड कराइए। हेल्थ के लिए भी आप लोग कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर, खासकर यानी कि जो ग्राउंड लेवल पर है वहां पर आप लोगों को हेल्थ और एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करानी चाहिए, और पब्लिक एक्सपेंडिचर होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट खुद खर्चा करे, इसमें उनके ऊपर डिपेंडेंट न रहे जो पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। बाकी बात की जा रही है यहां पर जैसे कि ओल्ड हो गए,
डिसेबल या बीमार पर्सन हो गए, ठीक है, एजुकेशनल एक्टिविस्ट हो गए, या फिर जो पब्लिक सर्विस स्लम जो यानी कि झुग्गी झोपड़ी वालों को प्रोवाइड कराने की बात कीजिए, उनके ऊपर अलग से फोकस देकर आप लोगों को चलना पड़ेगा। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, कुछ राइट्स आप लोगों को देने पड़ेंगे, जैसे कि फूड का राइट हो गया, एम्प्लॉयमेंट का राइट हो गया, पब्लिक हेल्थ का राइट हो गया, ये फ्री मिलने चाहिए यहां पर बेसिकली, ठीक है। पब्लिक एजुकेशन फ्री होनी चाहिए यहां पर एक तरीके से। इसी के साथ में ओल्ड एज पेंशन और डिसेबिलिटी बेनिफिट ये होने चाहिए। बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये सारी फैसिलिटी लोगों को मिलनी चाहिए, पर लेकिन ऐसा कुछ मिल ही नहीं पाता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर ही निकल कर आती है। तो अगर आप लोग लाइफ विद डिग्निटी सिटीजन को प्रोवाइड करा पाओगे तो ही आप लोग सही डायरेक्शन में चीजों को लेकर चल पाओगे। यानी कि अगर आप लोग सिटीजन को इग्नोर करोगे और फालतू की चीजों पर ज्यादा फोकस रहेगा तो फिर एक्चुअल में आप लोग वो अचीव नहीं कर पाओगे जिसके लिए आप लोग परेशान हो। तो यही बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है कि अच्छे से उन चीजों पर फोकस देकर चलना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये भी वही बातें बताई जा रही हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो स्टेप उठाया गया काफी अच्छा स्टेप है। यहाँ पर जो पैसा दिया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए, तो एक अच्छा सपोर्टिंग चीज इसको आप लोग बोल सकते हो। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज और नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं, यानी कि जहां से पैसा जो नीचे नीचे छोटे छोटे लघु उद्योगों को पहुंचने वाला है, ये एक अच्छे तरीके से आप लोग लिक्विडिटी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो, तो अप्रिशिएट किया जा रहा है। 3 लाख करोड़ रुपए कोलेटरल फ्री असिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। इनके कोई भी यहाँ पर गिरवी चीज रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, अगर कोई असिस्टेंस यहाँ पर लेना है तो ये एक अच्छी चीज है यहाँ पर क्राइसिस से निपटने के लिए और लिक्विडिटी प्रोवाइड कराने के लिए। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों के द्वारा बात की गई यहाँ पर कि एक तरीके से जो क्रेडिट गारंटी यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। जो बैंक है जो रिलेक्टेंट थे अब तक पैसा देने में, यानी कि डर रहे थे सपोर्ट प्रोवाइड कराने में, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि जो बोरोवर है जिसके पास में पैसा जाएगा वो पैसा वापस नहीं दे पाएगा, तो उसके चलते उनको ये लग रहा था कि पता चला पैसा डूब गया फिर हमको आकर पकड़े, तो वो भी चीजें अब आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं। इसी के साथ में फाइनेंशियल ईयर जो है वो यहां पर अक्टूबर 31 तक बोला जा रहा था यहां पर कि चीजों को किया जाएगा, पर लेकिन इसको भी यहां पर अब एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी चीजें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। मॉनसून आने वाला है तो उसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ट्रेडिशनल ढीली ढाली चीजें हैं उनके ऊपर फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि लग नहीं रहा है कि बोरोइंग आप लोग प्रोवाइड कराओ तो एकदम कोई बोरो लेने यहां पर चीजें आप लोगों से उधार लेने आ जाएगा। तो आप लोगों को अलग से यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड करानी पड़ेगी पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर। 20 करोड़ रुपए यहां पर पार्शियली गारंटीड सबऑर्डिनेट डेट जो प्रोग्राम के थ्रू यहां पर दिया जा रहा है, 50% यहां पर एक तरीके से अलग अलग सेक्टर में दिए जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें यहां पर बात की जाए अगर 30,000 करोड़ के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा गारंटी ये बेसिकली की जा रही है जो बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं या दूसरी जो भी ऐसी एंटिटी हैं, ठीक है, उनके बारे में 90,000 करोड़ के करीब दिया जा रहा है यहां पर। किसमें? जो पावर की कंपनीज हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनी है, तो वो सारी चीजें यहां पर करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जो मैंने आप लोगों को ये चीजें यहां पर एक जगह इकट्ठी कर बताई थी वो आर्टिकल के थ्रू आप लोगों के सामने पूरी खोलकर यहां पर रखी गई हैं। तो ये बातें यहां पर बताई जा रही हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, तो हल्का सा ये आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। आइए अब आगे चलता हूं। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। पहली स्टेटमेंट में बोला गया यहाँ पर नेटलिंग झील के बारे में, नेटलिंग लेक के बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये कहां पर है, ये यूएसए के अंदर है, बेफिन बे वाले एरिया में देखने को मिलती है। बोला जा रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट, ये यहाँ पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है जो कि ऑन आइलैंड के ऊपर है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 nor 2। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट गलत है, क्योंकि बेफिन बे में आप लोग यहाँ पर ये बेफिन बे हो गया। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये कनाडा के अंदर है, ठीक है। आप लोग इसको कंपेयर करेंगे यहाँ पर तो ये अपनी कंट्री हो गई यहाँ पर, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पर कनाडा, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई, यूएसए बोला था तो कनाडा है। एरिया जो है यहाँ पर 5051 स्क्वायर किलोमीटर, लेंथ जो है यहाँ पर 113 किलोमीटर के करीब आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ये एग्जैक्ट हो गई यहाँ पर लेक के बारे में। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, और पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, कितने ऐसे लोग हैं जो सेकंड वाली वीडियो यहां पर नहीं देखते हैं? देखिए सेकंड वाली जो वीडियो आती है वो न्यूज एनालिसिस रहता है पूरा, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको भी आप लोग जरूर देखा कीजिए, क्योंकि एक तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन जो आप लोग बनते हैं वो अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर मैं वहां पर इकट्ठे करके डिस्कस करता हूं। तो उसको जरूर देखिए, काफी ज्यादा फायदा आप लोगों को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से, खासकर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में, उसमें आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो वो चीजें आप लोग जरूर फोकस कीजिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, लेक्चर को तभी लाइक और शेयर करना है अगर पसंद आया, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके जाइएगा, और ये जरूर बताइएगा डिसलाइक क्यों किया, ताकि आने वाले टाइम में इंप्रूव किया जा सके। तो थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।